नमस्कार, मैं पवन सिंह। आज हम जानेंगे मोदी सरकार के नए बजट के बारे में। सबसे पहले आखिर बजट होता क्या है। जिस प्रकार से हम अपने घर के खर्चों का हिसाब रखते हैं कि कहाँ पर कितना खर्च हुआ, कितनी आमदनी हुई, जिस प्रकार से कितना हमने पढ़ाई पर खर्च किया, कितना हमने दवाई पर खर्च किया, कितना अन्य ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च किया, ठीक इसी तर्ज पर भारत सरकार भी देश की संसद में पूरे देश के आय और व्यय का ब्यौरा देती है, जिसको आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम बजट कहते हैं। हालांकि बजट का हमारे देश के संविधान में कहीं भर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इस बार का बजट कई मायनों में खास रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बार के बजट को डिजिटल वे में प्रस्तुत किया, यानी कि एक टैबलेट के माध्यम से इस बार का बजट देश की संसद में पहली बार प्रस्तुत किया गया। जब देश असाधारण परिस्थितियों से दो चार था, खास करके जब कोरोना वैश्विक महामारी से हमारे देश संघर्ष कर रहा है, वहीं एलएसी पर यानी कि भारत और चीन सीमा पर चीन हमारी संप्रभुता को चुनौती दे रहा है। वहीं हमारे देश में खास करके दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन चल रहा है। देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है। ऐसी असाधारण परिस्थिति में पूरे देश को बजट से बहुत आस थी। हेल्थ सेक्टर पर यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में इस बार सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने 2.2 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने का ऐलान किया है। इसका बहुत सारा हिस्सा वैक्सीन में खर्च होगा, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। शायद सरकार लोगों को फ्री में वैक्सीन मुहैया कराए। राजनीति का खेल बहुत निराला होता है। एफडीआई पर जब कानून बना था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष में थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इसका खासा विरोध किया था, लेकिन आज वो पक्ष में हैं, तो आज उसी नीति को वो अपना रहे हैं, बल्कि आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे देश का लोकतंत्र बहुत अजीब है। जब कोई सत्ता में होता है तो वो सब अच्छा कर रहा होता है, और जो कोई विपक्ष में होता है उसके लिए सरकार सब बुरा कर रही होती है। हमारे देश का लोकतंत्र काफ़ी। सरकार ने 2 बैंकों को मर्ज करने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो किन 2 बैंकों को मर्ज करेगी। साथ ही जो बैंक दिवालिया हो जाते थे, या आप साधारण बोलचाल की भाषा में समझें तो जो डूब जाते थे, जिनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था, तो उनमें एक पाबंदी लगा दी जाती थी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में जब एक बैंक का दिवालिया हो गई थी, तो वहाँ पर एक लिमिटेशन कर दिया गया था कि आप 5,000 से ज़्यादा या इतने रुपए से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो लेकिन सरकार ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए अब ये तय किया है कि अगर कोई बैंक दिवालिया हो भी जाती है, तब भी आप 5 लाख रुपए तक उससे निकाल सकते हैं, जिससे बहुत से लोगों को इस समस्या से सामना करने में सहायता होगी। उनको एक विश्वास होगा कि अगर कुछ भी स्थिति आती है तो हमारा पैसा सुरक्षित रहे। इस पूरे बजट में सरकार ने ये पूरी तरह से तय कर दिया कि वो प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में है, यानी वो कई अपनी चीज़ों को जो उसके अधिकार में है वो प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। उदाहरण के तौर पर एयर इंडिया, रेल, बहुत से लोगों का आरोप होता है कि सरकार सब कुछ बेचने में लगी है। सरकार का ऐसा मानना है कि जब चीज़ें प्राइवेट हाथों में जाएंगी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास हो सकता है, ऐसा सरकार का मानना है। हालांकि इसके अपने नुकसान और फ़ायदे हैं। दूसरा, सरकार ने फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, इन चीज़ों को महंगा कर दिया है। वहीं सोना, चांदी, स्टील, लोहा, इन चीज़ों को सस्ता कर दिया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर आपके पास गाड़ियां हैं और वो 15 साल से पुरानी हैं, तो वो गाड़ियां अब समाप्त कर दी जाएंगी। सरकार का मानना है कि जो भी पर्सनल गाड़ियां हैं, जैसे कि कार, अगर वो 20 साल से ज़्यादा पुरानी है तो उसे सरकार नष्ट कर देगी। और अगर आपके पास ट्रक है यानी कमर्शियल वाहन है, तो अगर वो 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं तो वो भी हटा दिए जाएंगे। यानी कि 2021 के अंत तक 1.5 करोड़ गाड़ियाँ
सड़क से बाहर हो जाएंगी। होगा ये कि जब 1.5 करोड़ गाड़ियां सड़क से बाहर होंगी तो बाज़ार में मांग बढ़ेगी, जिससे भी अर्थव्यवस्था दुरुस्त होगी। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, उससे प्रदूषण की समस्या में भी निजात मिलेगी। वहीं सरकार ने सेब और दालों को, कपास को महंगा कर दिया है, साथ ही यूरिया को भी महंगा कर दिया है। यूरिया को महंगा करना सरकार का यह फैसला बिल्कुल हैरत अंगेज है। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यूरिया एक तरीके से खाद का काम करता है जिसे किसान प्रयोग में लाते हैं और शराब और अन्य चीज़ों के माध्यम से इसको किसानों के तक पहुंच से पहले ही इसको बीच में ही इसकी कालाबाजारी हो जाती थी। लेकिन जब नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग इसमें होने लगा तो उसका परिणाम ये हुआ कि अब वो सीधा किसानों के पास जाती है। पहले की तस्वीरें जिसमें किसानों पर लाठीचार्ज हुआ करती थी क्योंकि उनको यूरिया नहीं मिल रही होती थी अगर वो विरोध करते थे, तो इस तरीके से समस्याओं का समाधान हो गया। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इस पर टैक्स बढ़ाया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार ने जो सबसे बेहतरीन काम किया है वो है ई पोर्टल बनाने का। ई पोर्टल एक वेबसाइट है जिसमें कि मजदूर लोग अपनी जानकारी, अपना नाम, अपना पता जैसे कि उसमें शेयर कर सकेंगे। वो बता सकेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, मैं बढ़ई का काम करता हूँ, मैं मोची का काम करता हूँ या मैं नाई का काम करता हूँ और मैं इस एरिया में हूँ या मैं खाली हूँ। तो उससे क्या होगा कि उनको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी कि जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं तो पहले से सर्च कर लेते हैं कि ट्रेन में किस जगह है, किस में नहीं है, हम बुक कर लेते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। फिर होटल्स बुक कर लेते हैं। तो उसी तरीके से इसी तर्ज पर, क्योंकि कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो मजदूर वर्ग को हुआ। बहुत दूर दूर से उनको अपने घरों को वापस जाना पड़ा, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मजदूर वर्ग को खास करके। तो उनके लिए ये जो कदम सरकार ने उठाया है वो बहुत ही बेहतर है। सरकार ने किसानों के लिए क्या किया ये सभी लोग जानना चाहते होंगे। तो सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के लिए 65,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किसान सम्मान निधि योजना जो कि 2,000 रुपये की एक किस्त होती है और साल में 3 किस्त आती हैं, यानी कि साल में 6,000 रुपये जो हर किसान को मिलते हैं, उसके लिए सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पहले की तरह ही चलता रहेगा, ऐसा सरकार ने वादा किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।